गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे एक्सपर्ट क्लास के यूट्यूब चैनल पर। आज हम लेकर के आए हैं आपके लिए 10th क्लास मैथ्स बुक का पहला चैप्टर है वास्तविक संख्याएं। पिछला जो वीडियो था अपने वो था थेल्स प्रमेय के बारे में पढ़ा था। तो वास्तविक संख्याएं जो है, वास्तविक संख्याओं में आने से पहले हम पिछली कक्षाओं में कुछ संख्याओं के बारे में पढ़ा था, तो उनके बारे में डिस्कस कर लेते हैं थोड़ा। तो देखिए, पहले हमने पढ़ा कि प्राकृत संख्याएं है ना, प्राकृत संख्या इनको n से पढ़ते हैं, नेचुरल नंबर, ठीक है। n का साइन होता है। तो जो प्राकृत संख्याएं हैं, दूसरी होती है पूर्ण संख्या, इनको हम W से डिनोट करते हैं। उसके बाद तीसरी आती है पूर्णांक संख्या, इनको हम Z से व्यक्त करते हैं, ठीक है, पूर्णांक संख्याओं को। चौथी अपने पास आती है परिमेय संख्या, इनको हम Q से व्यक्त करते हैं, कैपिटल Q। उसके बाद फिफ्थ नंबर पे अपरिमेय संख्या, इनको हम Q डैश या QC से व्यक्त करते हैं, कॉम्प्लीमेंट, ठीक है, QC। और ये अपने पास संख्या है। और लास्ट में है वास्तविक संख्या, जिनको हम R से व्यक्त करते हैं, रियल नंबर। तो देखो, प्राकृत संख्याएं जो होती है वो क्या होती है? प्राकृत संख्याएं 1 से स्टार्ट होती है, 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये अनंत तक। कहाँ तक? अनंत तक। 1 से स्टार्ट होकर अनंत तक जाती है, उनको हम प्राकृत संख्याएं कहते हैं। प्राकृत संख्याओं के बाद में देखो, अब हमने कहा कि मेरे हाथ में कितने पेन है? 1 पेन। स्टार्ट कहाँ से हुई? 1। उसके बाद अब क्या है मेरे हाथ में? कितनी वस्तुएं हैं? 0 मतलब 0 की जरूरत पड़ी अपने को। 0 की जरूरत पड़ी तो देखो, यहाँ पर पूर्ण संख्याएं जो होती है वो 0 1 2 3 4, मतलब जो प्राकृत संख्याएं हैं उनमें, प्राकृत संख्याओं में 0 को ऐड कर दिया गया, उनको बोला गया पूर्ण संख्याएं पूर्ण होती है। जैसे अपन ने पढ़ा 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 से 9 तक की संख्याओं से हम कोई सी भी संख्या बना सकते हैं। परंतु अगर 0 भी उनमें शामिल कर लिया जाए, तो दुनिया की हम कोई सी भी संख्या बना सकते हैं। अगर इनमें ये देखो 0 को शामिल कर लिया जाए तो 5 6 7 8 और 9, 0 से लेकर के 9 तक की संख्याओं से हम कोई सी भी संख्या, कितनी भी बड़ी संख्या बना सकते हैं, ठीक है। उनको कहा हमने पूर्ण संख्या। और ये भी कहाँ तक जाती है? अनंत तक चली जाती है ना। उसके बाद आती है पूर्णांक संख्या। तो पूर्ण संख्या तो 0 1 2 3 4 और आगे तक, कहाँ तक? अनंत तक, ठीक है। अब पड़ी हमें माइनस वाली संख्याओं की जरूरत, तो इन्हीं के आगे माइनस लगा दिया। तो -1 -2 -3 और ये भी कहाँ तक? अनंत तक। माइनस अनंत से प्लस अनंत तक, मतलब माइनस वाली संख्याएं और प्लस वाली संख्याएं, इनको बोलते हैं इनको बोलते हैं ऋणात्मक संख्या पूर्णांक, और इनको बोलते हैं धनात्मक पूर्णांक। और 0 जो होता है न तो धनात्मक होता है और न ही ऋणात्मक होता है। तो ये हो गई ऋणात्मक पूर्णांक, ये हो गई धनात्मक पूर्णांक। जो प्लस वाली होती है वो धनात्मक होती है, और जो माइनस वाली या ऋणात्मक जो चिन्ह होता है वो होती है ऋणात्मक।
ठीक है। अब आती है परिमेय संख्याएं। परिमेय संख्याएं जो होती है, परिमेय संख्याएं क्या होती है? परिमेय संख्याएं हम पूर्णांक को ही बोलते हैं। यूं मानो कि पूर्णांक संख्या जिनको p बटा q के रूप में लिखा जाता है, p बटा q के रूप में लिखा जाता है। p बटा q, ऊपर अंश नीचे हर, अंश बटा हर। अब देखो कि हम इसको पूर्णांक क्यों बोलते हैं। देखो अगर हमने लिखा कि 2/1, 2/1, 2/1 भाग दिया, क्या आ गया? 2, पूर्णांक हो गई, पूर्णांक हो गई। लिखा हमने माइनस के 3/1, माइनस के 3/1, 3/1 भाग दिया, कितना आ गया? माइनस का 3। कहाँ क्या हो गई? पूर्णांक। तो इनको हम पूर्णांक संख्या है, मतलब पूर्णांक संख्या है p बटा q के रूप में, मतलब बटा के रूप में लिखना होता है, एक ऊपर एक नीचे। ये हो गई। इसको हम इस तरीके से लें कि जैसे मान लो हमारे पास कोई संख्या आ गई 2.5, 2 सही 1/2, 2.5, कोई भी वस्तु होती है 2.5 वस्तुएं होती है अपने पास, ठीक है। इनको किस प्रकार से लिखते हैं? देखो 2 दूनी 4 प्लस 1, 5/2, कितना हो गया? 5/2 संख्या है मेरे पास, 5/2 वस्तुएं हैं अपने पास, ठीक है। या फिर यूं लिखें कि इनका भाग दे तो 2.5, क्या आ गया? 2.5। तो ये जो है ये परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। ये देखो इनको इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। इसको देखो, इसका अगर पॉइंट हटाऊं मैं तो नीचे क्या आता है? 10 आता है। p बटा क्यों हो गया? 25/10, क्या हो गया? 25/10 परिमेय संख्या हो गई, हो गई परिमेय संख्या। तो इस प्रकार से हम लिख सकते हैं, ठीक है। अगली आती है अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या क्या होती है? देखो अपरिमेय संख्या है जिनको p बटा q के रूप में नहीं लिखा जाता है, जिनको p बटा q के रूप में नहीं लिखा जाता है। और एक बात और परिमेय संख्याओं में देखो कि जो q होता है p बटा q, इस प्रकार से होता है p बटा q। जो p होता है वो पूर्णांक होती है, पूर्णांक होती है। पूर्णांक मतलब माइनस वाली संख्याएं भी हो सकती है, ठीक है, प्लस वाली भी होती है, जीरो भी हो सकती है ना। और ये पूर्णांक, ये भी पूर्णांक होता है, ये भी पूर्णांक होता है, परंतु जो q होता है वो कभी भी जीरो नहीं होता है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे q इज नॉट इक्वल टू 0, कभी भी जीरो नहीं होता है। अगर q जीरो होता है, अगर यहाँ पर q जीरो होता है तो किसी भी संख्या में अगर जीरो का भाग देते हैं तो वो कितने आती है? अनंत आती है, और अनंत हमने अपने को पता नहीं होता है। तो ये जो है ये पूर्णांक तो होती है, पूर्णांक तो होती है, परंतु ये q जो है कभी भी जीरो नहीं होता है, ठीक है। अगला है अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या को इस प्रकार से लिखें, देखो अपरिमेय संख्या को p बटा q के रूप में नहीं लिखा जाता है, p बटा q के रूप में नहीं लिखा जाता है, नहीं लिखा जाता है। तो देखो p बटा q के रूप में कौन सी संख्याएं नहीं लिखा जाती है? देखो √2, √3। देखो अभी हमने कहा कि सर 1/1 तो इनके भी लगा सकते हैं नीचे, अभी यहाँ लगाया था अपन ने, लगाया था वहां पर, मतलब 2/1 ऐसा लगाया था, 3/1 ऐसा लगाया था, 1 का भाग देखो सेम संख्या है। तो देखो यहाँ पर अगर हम 1 लगाते हैं, 1 लगाया 1, तो देखो यहाँ पर अभी क्या बोला अपन ने? p जो है पूर्णांक होना चाहिए, p पूर्णांक होना चाहिए। √2 पूर्णांक है क्या? पूर्णांक संख्या ये होती है। तो √2 जो है पूर्णांक नहीं है, इसका मतलब ये क्या है? लिख तो सकते हैं, लिख तो सकते हैं, परंतु अगर ये पूर्णांक नहीं है तो इनको परिमेय संख्या नहीं बोला जाता। अगर परिमेय संख्या नहीं है तो क्या है? अपरिमेय संख्या है। क्या है? अपरिमेय संख्या है। तो ये हो गए √2, √3। और हम लेते हैं एक और एग्जांपल, इसका पाई। क्या हो गया? अपरिमेय संख्याओं का एग्जांपल है पाई। पाई जो है, अब आप कहोगे सर पाई जो है, पाई का मान तो 22/7 होता है, पाई का मान तो 22/7 होता है, 22/7 होता है। तो ये तो परिमेय संख्या होनी चाहिए, ये तो परिमेय हो गई, ये तो 22/7 तो परिमेय हो गई। तो इसका मतलब क्या है कि पाई भी परिमेय संख्या होनी चाहिए, पाई भी परिमेय संख्या होनी चाहिए। तो जो मैं आपको बता दूं कि जो 22/7 पाई का मान होता है वो बराबर मान नहीं है, बराबर मान नहीं है, एक्यूरेट मान नहीं है, ठीक है, वो लगभग मान है, लगभग है।
ठीक है, लगभग मान है। और एक बात और, अपने पास जो अभी अपन ने कहा कि 2.5 जो है उसके नीचे 1 लगा दिया, पॉइंट हटाया 0 आ गया तो 10 हो गया, और 25/10 जो है परिमेय संख्या हो। यहाँ पर अगर पॉइंट वाली संख्या आती है 2.5, 6, 8, 7 ऐसे कुछ संख्याएं चलती जाती, अगर ये खत्म नहीं होती है तो ये अपरिमेय संख्या है। अगर यहाँ पर पॉइंट के बाद पूरी बार भाग चला जाता है, पूरी बार भाग चला जाता है पॉइंट के बाद में, तो वो तो होती है परिमेय संख्या है। अगर पूरी बार भाग नहीं जाता है तो वो होती अपरिमेय संख्या है। ठीक है, नेक्स्ट आती है अपने पास में, नेक्स्ट आती है वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्याओं में इन सभी संख्याओं को शामिल किया जाता है, इन सभी संख्याओं को शामिल किया जाता है। इनको ही क्या कहते हैं, हम वास्तविक संख्याएं कहते हैं। माइनस, प्लस, माइनस जो भी है पूरी संख्याओं को शामिल किया जाता है, उनको कहते हैं वास्तविक संख्याएं। ठीक है, तो वास्तविक संख्याओं में हम प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक, परिमेय, अपरिमेय सारी संख्याओं को लेते हैं। और इनके बाद में आती है जो कॉम्प्लेक्स नंबर, सम्मिश्र संख्याएं, जो अपने काम की नहीं है। अभी नेक्स्ट ऊपर वाली क्लासों में आप पढ़ोगे। तो देखो परिमेय वास्तविक संख्याओं, ये हो गया अपनी संख्याएं, उनके बारे में जानकारी, क्योंकि इनकी जरूरत पड़ेगी अपने को आगे। अब मैं आपको एक और चीज बता देता हूं, देखो कि पूर्णांक संख्याएं जो होती है, पूर्णांक संख्याएं, तो हमने कहा कि जो 0 से ऊपर वाली है ये धनात्मक पूर्णांक है, ये धनात्मक पूर्णांक है। ये क्या है, धनात्मक पूर्णांक। ठीक है, धनात्मक पूर्णांक संख्या। और ये क्या है, ऋणात्मक पूर्णांक संख्या, ऋणात्मक पूर्णांक संख्या। ऋणात्मक पूर्णांक संख्या माइनस वाली, धनात्मक पूर्णांक संख्या प्लस वाली। अब अपने पास जो क्वेश्चन आएंगे इस प्रकार से आएंगे कि धनात्मक, या तो यूं लिखाएगा कि ये कुछ धनात्मक पूर्णांक संख्याएं दे रखी, या कुछ ऋणात्मक पूर्णांक संख्याएं दे रखी, इस प्रकार से आएगा ऋणात्मक पूर्ण संख्या। ठीक है, तो अपने पास अगर यूं आता है कि जैसे मान लो धनात्मक समपूर्णांक संख्या, समपूर्णांक संख्या, तो धनात्मक समपूर्णांक कौन सी होगी, धनात्मक समपूर्णांक 2, 4, 6, 8, 10। ठीक है, जो सम संख्याएं होती है प्लस में पॉजिटिव वाली जो सम संख्याएं होती है वो क्या होती है, अपनी धनात्मक पूर्णांक संख्या। और ऋणात्मक पूर्णांक संख्या, ऋणात्मक पूर्णांक संख्या विषम पूर्णांक संख्या, सॉरी विषम पूर्णांक संख्या, वो क्या होगी, माइनस वाली संख्याएं होती है, माइनस वाली संख्याएं होती है जो माइनस में आती है, -1, -3, -5, -7, -9, ये जो होती है विषम पूर्णांक, विषम ऋणात्मक पूर्णांक संख्याएं होती है। ठीक है, ये होती है। अपने पास क्वेश्चन इस प्रकार से आएगी कि मतलब जैसे मान लो विषम धनात्मक पूर्णांक संख्याएं, सम धनात्मक पूर्णांक संख्याएं, या सम ऋणात्मक पूर्णांक संख्याएं, या सम ऋणात्मक विषम पूर्णांक संख्या, इस प्रकार से अपने पास क्वेश्चन आए। तो देखो ये हो गए अपने पास संख्याओं के बारे में थोड़ी जानकारी। अब अपने पास एक प्रमेय का है, एक प्रमेय का है, वो प्रमेय का इस प्रकार है, देखो देखिए प्रमेय क्या है अपने पास, यूक्लिड विभाजन, यूक्लिड विभाजन प्रमेय। ठीक है, प्रमेय का या प्रमेय, देखो अपन ने अभी संख्याओं के बारे में पढ़ा, उन संख्याओं की यहाँ पर जरूरत पड़ने वाली, इसलिए हमने वो संख्याओं के बारे में थोड़ी जानकारी ली थी। तो देखिए हमने कहा, मैं इसको परिभाषा लिखने से पहले कुछ आपको एग्जांपल देता हूँ। देखो एग्जांपल हुआ कि मैंने 2 का भाग दिया, देखो 5 में 2 का भाग दिया। ठीक है, फिर यहाँ पर मैं एक और भाग लेता हूँ जिसमें 7 में भाग दिया 3 का। ठीक है, एक और जो एग्जांपल लिया मैंने 5 में भाग दिया 6 का। ठीक है, 3 एग्जांपल हम लेते हैं, भाग देते हैं। देखो भाग दिया, 2 का भाग कितनी बार गया, 2 बार गया, 4 आया, माइनस किया 1, ये जो है ये भाग हो गया। ठीक है, इसका 2 टाइम्स 6 माइनस, और ये
एक शेषफल बच गया, दो भागफल जो है वो आ गया। अब आप कहोगे सर ये तो 5 है, छोटी संख्या है, 6 का भाग कैसे जाएगा? 6 का भाग जाएगा। देखो अभी हम जो है यहाँ पर पारा बोलते हैं, 6 1 जा 6, एक बार, दो बार, 3 बार, ठीक है, ऐसे आगे आगे तक बोलते जाते हैं। तो अगर मान लो इधर एक बार बोला, दो बार बोला, ऊपर चलो, ऊपर क्या आएगा? एक के बाद 0, कितना आया? 0। तो अगर 6 का पारा अगर हम 0 बार बोलते तो कितना आता है? 0। तो देखो यहाँ पर 6 का पारा 0 बार बोला तो कितना आया? 0। शेषफल कितना बचा? 5। ये हो गया अपने पास, इस पर भाग चला गया, ठीक है। छोटी संख्या में भाग दे सकते हैं, ठीक है। तो अब आया, अब आगे चलते हैं। देखो यहाँ पर मैं इस प्रकार अपने पास ये जो संख्या होती है, क्या होती है? ये संख्या होती है अपने पास में, देखो ये होती है भाजक, ये होता है भाजक, ठीक है, ये होता है भाज्य, ये होता है भागफल, और ये होता है शेषफल। तो मैं इसको इस प्रकार से लिखूं, देखो कि भाग किसमें दिया अपन ने? भाज्य में। किसका दिया? भाजक का। किसका भाग दिया? भाजक का। कितना आया? क्या आया? भागफल आया, है ना। और क्या बचा? शेषफल। देखो इसी फॉर्मेट में हम इस सवाल को जमाएंगे। देखो भाज्य क्या है? 5 बराबर कितना आया? 2। भाग किसका दिया? 2 का। ये 2, ये वाला, ठीक है, और प्लस कितना बचा? 1। देखो 2 दूनी 4 प्लस 1 कितना हो गया? 5 के बराबर हो गया, ठीक है। ऐसे ही इसको लिखते हैं, 7 बराबर 3 इंटू 2, और शेषफल क्या बचा? +1। यहाँ पर लिखा, सॉरी, 5 बराबर 6 इंटू 0 प्लस 5, 0 के बराबर हो गया। देखो ये 5 के बराबर हो गया, ये तो 0 हो गया, प्लस का 5 बच गया, इधर भी क्या है? 5 बराबर हो गए, ठीक है। अब देखो हमने इस फॉर्मेट में लिखा, तो ये क्या हो गया? ये 5 के बराबर होगी, ये भी संख्या है, ये भी संख्या है, ये भी संख्या है। अब जो ये यूक्लिड विभाजन प्रमेय का है, इसके अनुसार इन्होंने क्या कहा? इसके अनुसार कहा, ये इन्होंने कहा कि इसको मैं 0 कहूंगा, इसको मैं 0, सॉरी, ए बोलूंगा, ए बोलूंगा। उसके बाद जो भाजक है उसको मैं बी बोलूंगा। भाज्य को क्या बोला? ए। भाज्य को क्या बोला? ए। भाजक को क्या बोला? बी। और भागफल है उसको बोला क्यू। क्या बोला? क्यू। और शेषफल को बोला इन्होंने आर। शेषफल को बोला आर। तो देखो इसी तरीके से यहाँ पर जमाते हैं। यहाँ पर देखो भाज्य क्या है? ए। भाज्य क्या है? ए बराबर भाजक क्या है? बी, ये बी, इंटू क्यू, भागफल आ गया, भागफल क्यू, और शेषफल क्या आ गया? आर। शेषफल क्या आ गया? आर। तो अपने पास क्या पैटर्न आया? देखो ए बराबर बी क्यू प्लस आर। ये जो पैटर्न आया अपने पास में, ये जो पैटर्न आया वही क्या है? यूक्लिड विभाजन प्रमेय का है। यूक्लिड विभाजन प्रमेय का है। तो देखो अगर अभी अपन ने ये भाग इसलिए लिए, देखो एग्जांपल इसलिए लिए, देखो यहाँ पर जो r का मान है, b का मान है, a का मान है, देखो इस प्रकार से अपने पास क्या आया कि जो ये 3 है, ये 3 हमेशा शेषफल से बड़ा आ रहा है, यहाँ भी शेषफल से बड़ा आ रहा है, यहाँ भी शेषफल से बड़ा आ रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि जो शेषफल बचता है वो हमेशा b या भाज्य से छोटा आता है। r का मान हमेशा जो है 3, मतलब जो है छोटा शेषफल से बड़ा आता है। एक और एग्जांपल ले, अगर हम यहाँ पर देखो 6, 2 का भाग दिया, 6 बार चला गया 0, और यहाँ पर कितना? 3। मतलब ये जो है शेषफल जो है छोटा आता है हमेशा, किससे? भाज्य से।
ठीक है, जिसका भाजक से छोटा आता है। तो यहां पर देखो अपन ने क्या किया, r जो है, r का मान 0 आ रहा है, 1 आ रहा है, ठीक है, 5 आ रहा है, मतलब 0 से स्टार्ट हो रहा है। 0 1 2 3 कहाँ कुछ भी आ सकता है, 0 आ रहा है अपने पास, मतलब पूर्ण संख्याएं आ रही, इसका मतलब ये हो गया। ठीक है, अपने पास क्या आया कि ये जो है r जो है किसके बराबर आ रहा है, 0 के बराबर या 0 से बड़ी संख्याएं आ रही, माइनस में तो आ नहीं रही, 0 से बड़ी संख्याएं आ रही है। तो 0 से बड़ी क्या आ रही है, 0 या 0 के बराबर या 0 से बड़ी संख्याएं आ रही है r का मान जो है 1 0 1 5, 0 से बड़ी आ रही है या 0 के बराबर आ रही है, मतलब 0 भी आ रहा है, शामिल हो रहा है। तो 0 के बराबर और 0 से बड़ी संख्याएं आ रही है शेषफल के लिए या r के लिए। और अभी अपन ने देखा कि अगर देखो 2 है, 3 है, 6 है, ये हमेशा शेषफल से बड़ी आ रही है। b का मान r के मान से हमेशा बड़ा आ रहा है। अगर r का मान बड़ा होता है तो एक बार और भाग चला जाता है, एक बार और भाग चला जाता है, तो हमेशा b का मान जो होता है, ये जो b का मान होता है, ये जो r के मान से हमेशा बड़ा होता है। तो b का मान क्या होता है, r के मान से बड़ा होता है। तो अपने पास कंडीशन ये हुई कि जो r का मान है वो 0 के बराबर हो सकता है या 0 से बड़ा हो सकता है। ठीक है, 0 के बराबर हो सकता है या 0 से बड़ा हो सकता है, और b से हमेशा क्या रहेगा, छोटा रहेगा। ये हो गई अपनी यूक्लिडी विभाजन प्रमेय का। अब इसकी परिभाषा इस प्रकार से लिखते हैं हम, देखो इसकी परिभाषा इस प्रकार से हो गई देखो कि दो धनात्मक पूर्णांक, ठीक है, पूर्णांक a तथा b पूर्णांक ले रहे हैं। मतलब यहां पर इसने नहीं कहा कि कुछ क्या लेना, माइनस में लेनी, प्लस में लेनी, कुछ भी नहीं कहा। देखो माइनस वाली संख्याएं आ सकती हैं यहां पर, तो ये कहा है पूर्णांक संख्याएं a और b इस प्रकार से है, इस प्रकार है कि इस प्रकार दिए हैं b तथा q, b तथा दिए हैं जहां पूर्ण संख्या b तथा q विद्यमान होगी। और किस प्रकार से विद्यमान होगी, देखो 0 इज ग्रेटर देन इक्वल r और ये b से छोटा, इस प्रकार से होगी। देखो यहाँ पर अपन ने पूर्णांक क्यों लिया, क्योंकि यहाँ पर इसने नहीं कहा है कि यहाँ पर माइनस लेना है, प्लस लेना है। अब देखो, अब यहाँ पर पूर्ण क्यों लिया, ये देखो मेरी बात सुनो, अपन ने भी क्या लिया, यहाँ पर देखो b और q का मान, b का मान ये है, सॉरी q का मान ये है, सॉरी यहाँ पर q नहीं, q और r हो गया। ठीक है, तो देखो, तो ये q और r का मान क्या है, हमेशा 0 या तो 0 आएगा या 0 से बड़ी संख्या आएगी, 0 से छोटी, माइनस में नहीं आएगी। इसलिए देखो पूर्ण संख्याएं ली अपन ने, यहाँ पर पूर्ण संख्याएं ली 0 1 2 3 4। यहाँ पर इसने नहीं कहा है, पूर्णांक जो है माइनस वाली संख्याएं भी हो सकती है, माइनस वाली संख्याएं भी हो सकती है, 0, ठीक है, या फिर 1 2 ऐसे लिख सकते हैं, हम 0 भी ले सकते हैं। देखो तो यहाँ पर इसने कहा है हमारे पास में 0 आ रहा है, r का मान 0 आ रहा है, 1 आ रहा है, तो यहाँ पर 0 और 0 या 0 से बड़ी संख्या हो गई। और b का मान जो क्या आ रहा है, 3 आ रहा है, ठीक है, 0 आ रहा है और 2 आ रहा है, तो यहाँ पर जो q का मान है, यहाँ पर जो q का मान है वो भी माइनस में नहीं आएगा। ठीक है, तो वो दोनों भी क्या हो गए, पूर्ण संख्याएं हो गए अपने पास में, q और r का मान भी क्या हो गया, पूर्ण। और जो पूर्णांक है वो अपने को दे रखा होगा कुछ भी,
तो ये देखो अपने पास जो अब आज जो कंडीशन बनती है वो बनती है कि जो आया अपने पास में, जो प्राप्त हुआ अपने को, जो विद्यमान सॉरी जो प्राप्त हुआ वो क्या हुआ, 0 या 0 से बड़ी r, ठीक है। इसलिए इनको क्या बोला अपन ने, पूर्ण संख्याएं बोला। और ये जो b है वो हमेशा r से बड़ी, सॉरी हाँ r से बड़ी होगी। और पूर्णांक संख्याएं यहाँ पर कुछ भी दे सकता है, a और b का मान कुछ भी दे सकता है, ठीक है। ये हो गई अपनी यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। ये आधारित होती है मतलब जो पूर्णांक संख्याएं होती है या फिर जो भी अपन ने सारी संख्याओं के बारे में पढ़ा उन पर आधारित होती है, इसलिए उनके बारे में अपन ने पहले पढ़ा। तो नेक्स्ट वीडियो में हम जो है चैप्टर की ओर बढ़ेंगे। चैप्टर जो स्टार्ट करेंगे अपना, उसमें कुछ एग्जांपल्स दे रखे हैं आपको इसी तरीके के, सेम इसी तरीके के जहां पर अपन ने अभी पढ़ा था कि सम पूर्णांक या विषम पूर्णांक, धनात्मक विषम पूर्णांक, सम विषम पूर्णांक, उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।